वो तो उसका हर प्रभाव चीज नहीं में पड़ेगा। कुछ ना कुछ इजाफा ही हुआ है, चाहे वो जितने भी हर फीस चीज। हैं वो सभी में जी इजाफा हुआ है। नहीं, लेकिन जी। मेरा एक सवाल है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो 14 दिन तक बंगाल में रहेंगे और बंगाल में उन्होंने एक भाषण में भी कहा कि आप बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, बंगाल को बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल का पुनर्जागरण करेंगे, बंगाल को विकास की रफ्तार पे सबसे आगे रखेंगे। क्या आपको लगता है कि वहां पर इस बार इन सब बयानों का कोई असर होता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि बंगाल में एक प्रकार से कहा जाता है कि उस प्रकार से विकास के कार्य नहीं हुए जैसा कि बाकी राज्यों में हुआ है। देखिए, मेरा मानना है कि मान लीजिए यूपी और बिहार में भी, हम्म। अगर यूपी में देखिए तो चलिए गाजियाबाद और नोएडा की वजह से कुछ इंडस्ट्री लग गई, कुछ कानपुर में इंडस्ट्री है। अदरवाइज हम्म। जो पूर्वांचल पूरा इलाका है, पूरा कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इधर जितने भी आप नाम लीजिए, बलिया, वाराणसी चलिए एक रिलीजियस सेंटर है। अदरवाइज कौन सी इंडस्ट्री लग गई? गोरखपुर हम्म। का तो एयरपोर्ट बंद हो गया, जबकि हम्म। इतने शान बान से इनॉग्रेशन हुआ था। बिहार में कितनी बिल्कुल। इंडस्ट्री लग गई? एक इथेनॉल इंडस्ट्री लगी तो वो दम तोड़ रही है, जिन्होंने पैसा लगाया उद्योगपति ने, अब तो हम्म। कंगाल हो गए, दूसरे उद्योगों में पैसा भी लगाने के लिए नहीं बचा उनके पास। तो उस हम्म। हिसाब से बांग्ला के जो भद्र लोग हैं वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो जो बोल दे वही विश्वास कर ले, वो ऐसा नजर आ रहा है वहां। दूसरी बात देखिए, बंगाल में जब नितिन नवीन गए और जब टीपी पर हम्म। टीपी बिल्कुल। पर को देख कर जब बोल रहे थे तो आई कांटेक्ट से लोग परेशान थे कि ये आदमी पब्लिकली आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है जनसभा, टीपी की तरफ ही एक एक करके देख के पढ़ रहा है। दूसरी बात, उन्होंने बोल दिया कि रविंद्रनाथ जो ठाकुर जी थे उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो बंगाल में के लिए तो वो गौरव, बंगाल और बांग्लादेश दोनों में वो गौरव के प्रतीक है। तीसरी बात, बिल्कुल। ना बंगाल में जब बीजेपी के हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे तो बीजेपी बचाने आई, ना आरएसएस बचाने आई। और जब ये कहते हैं कि हम बंगालियों को बचाएंगे, जब बांग्लादेश में भी जब हिंदुओं की हत्या हो रही, हाँ, तो आपका कोई बयान नहीं आ रहा। तो एक एक होता है कड़ा बयान, कड़ी निंदा तक नहीं आई, और आपने आलू भेजा, चावल भेजा, आटा भेजा, तेल भेजा, डीजल भेजा, सब कुछ भेजा। तो कांग्रेस का यह कहना है हमने तो बांग्लादेश को तोड़ के अलग देश बना दिया था, आप तो एक बार रुचि तक नहीं लगा सके। हम्म। तो वो आप तो आप सही जो से कहते हैं धमकी तक भी नहीं दे हिंदुत्व, पाए। हाँ उसको हुमकी कहते हैं, बांग्ला में हुमकी भी नहीं देता है। हम्म। तो ये जो हिंदू वर्सेस जो मुस्लिम कर पाते या तुष्टीकरण का आरोप लगा पाते, तो इन्होंने कौन सा झंडा भगवा फहरा दिया? इन्होंने तो बीजेपी ने, और ये वहां के लोगों महसूस कर रहे हैं। और एक बात जिस पर कोई गौर नहीं करता, अभी सत्ता के केंद्र वहां भद्र लोग हैं साउथ बंगाल में, और क्या उनको लग रहा है कि एससी और ओबीसी का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ है, एसटी का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ है? तो वो बीजेपी को दो हिसाब से देख रहे हैं भद्र लोग। एक तो बाहरी पार्टी वो मान रहे हैं कि ये बांग्ला की पार्टी नहीं, बांग्ला भाषी इसका हाईकमान नहीं है, और दूसरा उनको लगता है कि उनके हाथ से पावर सेंटर निकल के कहीं और न चला जाए। और यूजीसी एक्ट के बाद तो जिस प्रकार से पूरे देश में एक प्रकार से आंदोलन हुआ, वो उसका भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि वहां भी जो भद्र लोग हैं वो तो इससे अछूते तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि अखिलेश के खिलाफ किसी यादव नेता को खड़ा करना चाहे बीजेपी, ठीक है, तो बीजेपी का वो यादव नेता हो सकता है, लेकिन वो यादवों का यादव नेता नहीं हो सकता है। जैसे कहा गया, एक सर्वे किया गया कि क्या नित्यानंद राय को बीजेपी में सीएम बना दिया जाए बिहार में, तो क्या यादव समाज वोट में, तो 90% यादवों ने कहा कि हम तो तेजस्वी को ही देंगे। हाँ, नित्यानंद राय पे भी हम खुश हैं, लेकिन वोट हम तेजस्वी को देंगे। तो देखिए, उसी तरह वहां का भद्र लोग को मानना है कि शुभेंदु दा या सुकांतो मजूमदार, इन सबको खड़ा करके भी आप जो है हमारा वोट लेंगे नहीं, क्योंकि हमको लगता है पावर सेंटर हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी में अगर जान आई है ना, तो वो शुभेंदु जो है उनके मेहनत से और उनके तप त्याग
त्याग से आई है। और उन्होंने जिस तरह से पीड़ित हिंदू परिवारों से जाके मुलाकात की प्रवीण जी, अगर उसका दशांश भी बीजेपी आला कमान के बड़े नेता दिल्ली से जाके किया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज बंगाल का इलेक्शन दूसरी तरफ होता। लेकिन आप हुआ क्या, खिला होबे का गाना बजा बजा कर प्रवीण जी जी संजीव जी खेला होबे, यानी कि आप क्या मानते हैं कि इसका ये जो एसआईआर के तहत जो 91 लाख वोटर लिस्ट से छांटे गए हैं उसका भी बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिख नहीं रहा है? आप ये मान रहे हैं, या जिस प्रकार से मीडिया में ये प्रचारित किया जा रहा है कि नहीं अब तो बिल्कुल ही खेला हो जाएगा और अमित शाह जो है बिल्कुल ही खेल पलट देंगे बंगाल में, और बंगाल में फिर से जैसा उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल का पुनर्जागरण करेंगे, उस ओर बंगाल की जनता जाएगी? देखिए वो सब बोलने की बात है, सोनार बांग्ला बिहार के गौरव को लाएंगे, ना इंडस्ट्री आएगी। वो पहले ही बताया हुआ है कि महाराष्ट्र और गुजरात वहां से इंडस्ट्री शिफ्ट करके नहीं आएगी, आप कंज्यूमर स्टेट बन के रहते। दूसरी बात देखिए कि आप कुछ कहते हैं, ठीक है, उसमें कन्विक्शन है, लेकिन रीजनिंग कहां है उसके पीछे? आपने बड़े बड़े बात बोल दी। मैं कह रहा हूं कि अगर शुभेंदु अधिकारी जैसा एक नेता, आज 14 दिन तक अमित शाह जी जमे हुए हैं, लेकिन वहां के बीजेपी के वर्कर देख रहे हैं, जो पीड़ित हिंदू समाज है वो देख रहा है कि जब हम पर हमला हो रहा था तो कोई होम मिनिस्टर नहीं आया यहां देखने, हमें छोड़ दिया गया। मैंने वो दृश्य देखा है प्रवीण जी, जब खेला होबे का गाना गा गा कर बीजेपी के वोट देने वाले पीटा जा रहा था, हमले हो रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनकी दुकानें लूटी जा रही थी और कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। तो थोड़ा भरोसा भी कमजोर हुआ है। और ये दिख गया है प्रवीण जी, लोकसभा चुनाव में छोटा सा आंकड़ा है, आप देखिए कि जो आंकड़ा है, आंकड़ा तो सब कुछ बता देता है। आंकड़ा जो है आप देखिए कि 2019 में बीजेपी को 40.6% वोट मिला था, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। उसके बाद का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद का जो 38.5% वोट मिला, और 2024 में 39.1%। लेकिन उसी अनुपात में आप देखिए कि टीएमसी का वोट शेयर बढ़ता चला जा रहा है। एसआईआर के तहत 91 लाख वोट काटने का भी कोई खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा, आप ऐसा मानते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि ठीक है वो चले गए, वो जीत हार के मार्जिन में हो सकता है थोड़ा अंतर आ जाए। दूसरी बात, जो कितने मत, देखिए कोई नाम तो जारी नहीं हुआ, कोई ऐसा ड्राफ्ट तो जारी नहीं हुआ सार्वजनिक रूप से हम देख सके कि किस रिलीजन का कितना वोट काटा गया। लेकिन जब सारे मतुआ को नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला नहीं सीए के तहत, तो उनका नाम तो हो सकता है हो ना। और अगर वो 100 में 20 भी कट गए, मान लो 80 भी मतुआ वोटरों को इनरोल कर दिया गया, उसमें इलेक्टोरल रोल में डाल दिया गया उनका नाम, लेकिन 20 भी कट गए ना प्रवीण जी, तो वो उसका काउंटर इफेक्ट होगा कि वो 40 वोट गए बीजेपी। और मुस्लिमों के वोट इतने हैं, मान लीजिए मुर्शिदाबाद, हर जगह टीएमसी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, 4-5 जिले में चाहिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, दिनाजपुर, हर जगह नहीं चाहिए। यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मुस्लिमों का ओवरऑल बंगाल में उसको हर जगह वोट नहीं चाहिए, 4-5 जिले में चाहिए, और वहां 60% से ज्यादा है मुस्लिम वोटर। अगर 10%, 12% काट भी ले वोट, तभी तो 50% के आसपास रहता है। और जो हिंदू महिलाएं हैं जिनको लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो तो देंगी। और कोई भी कम्युनल वायलेंस आप देखिए, जो साउथ बंगाल है, यानी जो हावड़ा है, हुगली है, नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, कलकत्ता कॉरपोरेशन है, पूर्वी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, क्या यहां कोई कम्युनल वायलेंस होता है? नहीं होता है। यानी इस इलाके में पोलराइजेशन नहीं होने दिया है ममता बनर्जी ने। यहां हिंदू वोटर ज्यादा है। कल अगला प्रोग्राम होगा तो मैं बताऊंगा कि साउथ बंगाल की 144 सीटों पर कहां कहां हिंदू वोटर ज्यादा है, कहां मुस्लिम वोटर ज्यादा। लेकिन यहां हिंदू वोटर ही तय करते हैं जीत हार, लेकिन यहां कोई कम्युनल बैलेंस होने नहीं देती है ममता बनर्जी। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट वहां भी कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां से भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआई के साथ।
मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।